हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव एकेडमिया में। इस सीरीज़ में हम यूपीपीसीएस और आरओ एआरओ का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए करंट अफेयर्स क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में डिस्कस कर रहे थे। तो इस सीरीज़ में ये हमारा 11 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई तक जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा जारी की गई 2020 की रैंकिंग के अनुसार किस भारतीय मुक्केबाज को 52 किलोग्राम वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये 52 किलोग्राम वर्ग में पहला स्थान प्राप्त हुआ है विश्व में, और इनका नाम है अमित पंघाल। ये आपके हरियाणा के एथलीट हैं। और इसके अलावा साथ ही साथ अगर ओवरऑल इंडिया से देखा जाए तो टोटल 24 लोगों को रैंकिंग इसमें प्राप्त हुई है, जिसमें से 11 मेल हैं और 13 फीमेल हैं। साथ ही इसी रैंकिंग में 48 केजी में जो विश्व की रैंकिंग होती है, 48 केजी वाली जो रैंकिंग है उसमें मंजू रानी को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। ये भी हरियाणा की हैं, ये महिला वाले में है। और 51 केजी में मैरी कॉम को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और 69 केजी में लवलीना, इनको तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इससे पहले 2009 में जो भारतीय मुक्केबाज है विजेंदर सिंह, उनको पहला स्थान प्राप्त हुआ था, लेकिन वो 75 केजी में उनका हुआ था। और अभी जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है अमित पंघाल को, ये 52 केजी में है। तो अगला देखते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा अमित पंघाल वाला जो फैक्ट है। अगला है, हाल ही में विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स ने किस देश में भारत के सभी निजी न्यूज़ चैनलों पर रोक लगा दी? तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि नेपाल के साथ अभी भारत के जो संबंध हैं वो ठीक नहीं है। भारत के एक हिस्से पर नेपाल अपना कब्जा मानता है और अपना अधिकार जता रहा है। इस चीज़ को लेकर के दोनों देशों के बीच में संबंध बहुत अच्छे नहीं है वर्तमान में। तो भारतीय मीडिया के द्वारा जो न्यूज़ चलाई जा रही थी उसके आधार पर जो नेपाल है वहाँ पर जो प्राइवेट चैनल्स हैं इंडिया के, उन न्यूज़ चैनल्स, उनके ऊपर रोक लगाई गई है। जो सरकारी हमारा दूरदर्शन चैनल है उसके ऊपर रोक नहीं लगाई गई है। आपको पता होगा लिपुलेख में एक धारा चूला तक एक सड़क बनाई गई, लिपुलेख से लेकर के धारा चूला तक। तो जब इसका उद्घाटन हो रहा था तो उसी टाइम पर जो नेपाल ने विरोध दर्ज कराया था और बताया था कि ये नेपाल का हिस्सा है। अगला देखते हैं। हाल ही में किन दो एशियाई देशों को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा चेचक मुक्त घोषित किया गया है? तो ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि कौन से देश को, अगर ये करंट में रहता है, जैसे कि कुछ समय पहले पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया था कोई एशिया का, उसको पूछ लिया गया था एग्जाम में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो श्रीलंका और मालदीव, इन दोनों को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा चेचक मुक्त घोषित कर दिया गया है। और ये दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के ऐसे पहले दो देश बन गए हैं जिन्होंने जो निर्धारित लक्ष्य था 2023 चेचक को पूर्णतः समाप्त करने का, उससे पहले ही अपने टारगेट का जो जो अपना टारगेट है वो प्राप्त कर लिया है। अगला देखते हैं। हाल ही में नादौन पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो नादौन पुलिस स्टेशन ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और ये जो रैंकिंग है ये गृह मंत्रालय के द्वारा कराई जाती है। इसमें 19 मानक हैं, जैसे कि हो गया कि वहाँ पर क्राइम का रेट कैसा है, पब्लिक सर्विस कैसी है, महिलाओं के प्रति रवैया कैसा है और कितने क्राइम होते हैं, ट्रांसपेरेंसी कितनी है, जन सहभागिता कितनी है। इन सब के आधार पर उसके बाद वहाँ पर जो आम जनता होती है उससे राय ली जाती है, उसके आधार पर रैंकिंग तैयार की जाती है और ये गृह मंत्रालय करता है। तो नादौन पुलिस स्टेशन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ इसमें सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में। अगला देखते हैं। सीताना धारवारेंसिस नामक छिपकली की एक नई प्रजाति को किस राज्य में खोजा गया है? तो अगर आप थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाएंगे या थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो आप ऐसे भी जान सकते हैं, धारवारेंसिस ये धारवाड़ से बना हुआ है। जो तो लगभग ये तो कंफर्म हो जाता है कि ये महाराष्ट्र, कर्नाटक या उड़ीसा, इन्हीं के आसपास कहीं पर होगा, क्योंकि इन्हीं राज्यों में धारवाड़ क्रम की चट्टानें मुख्यतः पाई जाती हैं।
तो वैसे तो ये कर्नाटक में, अगर ऐसे बहुत ऑड ऑप्शन दिए जाते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टेट दे दिया गया और आपका नॉर्थ का कोई दे दिया गया, तो आप ऑड इवन करके इनको निकाल करके एलिमिनेट करके आप कर सकते हैं। तो कर्नाटक का जो बागलकोट जिला है वहाँ पर ये खोजी गई है, ये प्रजाति। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि 11 जुलाई 1987 को जो विश्व की जनसंख्या है वो 5 खरब हो गई थी, सॉरी 5 अरब हो गई थी। तो 5 खरब हो गई थी शायद, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। 121 करोड़ तो भारत की केवल जनसंख्या है, तो ऐसे अगर देखा जाएगा तो 1 अरब तो भारत की हो गई। तो एक बार फिर भी आप चेक कर लीजिएगा, 5 खरब भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो 5 अरब हो गई थी, हाँ ये 5 अरब ही होगा, कन्फर्म है, 5 अरब हो गई थी जनसंख्या। तो इसीलिए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि जनता या आम लोगों को जागरूक किया जा सके जनसंख्या के बढ़ने से जो खतरे उत्पन्न होते हैं उससे। और इसकी शुरुआत की गई थी 1989 में। जनसंख्या 87 में 5 अरब हो गई थी, लेकिन जनसंख्या दिवस मनाने की शुरुआत 1989 में की गई थी। और जैसा कि पता है आपको, जो ऐसे दिवस मनाए जाते हैं उनकी हर वर्ष एक थीम होती है। तो वैसे ही विश्व जनसंख्या दिवस 2020 की थीम थी कोविड 19 की रोकथाम, महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों को की सुरक्षा कैसे हो, ये इसकी थीम थी इस बार की। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अगले 5 वर्षों में पृथ्वी के औसत तापमान में कितनी वृद्धि होने की संभावना है? तो ये 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। जैसा कि आपको पता है कि जो पेरिस जलवायु समझौता हुआ था उसमें ये लक्ष्य रखा गया था कि 2030 तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी लाई जाएगी वैश्विक तापमान में। और इसके अलावा अभी आप देखोगे 2015 से लेकर के 2019 तक ये जो 5 साल हैं, ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि ये सबसे गर्म साल रहे हैं, इनमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिला है। और ऐसा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा अनुमान लगाया है कि इस सदी के अंत तक जो वैश्विक तापमान है उसके बढ़ने से लगभग 60% मछलियों की जो प्रजातियां हैं वो नष्ट हो जाएंगी, और तापमान में लगभग 5% वृद्धि होने की संभावना है। और ये 5 सालों में ही 1.5% वृद्धि होगी, ऐसा कहा है विश्व मौसम संगठन ने। अगला देते हैं, असीम वेब पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। असीम का फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। तो इस पोर्टल पे ही होगा कि जो भी काम चाहने के इच्छुक हैं उनकी मैपिंग की जाएगी, यानी कि उनसे संबंधित सारी जानकारी इस पोर्टल पे उपलब्ध कराई जाएगी। और जो काम प्रोवाइड कराते हैं एम्प्लॉयर हैं, तो वो यहाँ से पिक कर सकते हैं जो उनके अकॉर्डिंग उनकी जो कंडीशंस है उनको पूरा करने वाले कैंडिडेट्स हों। तो इसके लिए क्या होगा कि आसानी से लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, और जो रोज़गार देने वाले हैं उनको भी आसानी से लोग मिल जाएंगे। अगला है, हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने रील्स नामक वीडियो फीचर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो जैसे अपना ये टिकटॉक है, लाइकी है, या ऐसे छोटे ऐप हैं जिसमें बहुत कम टाइम के वीडियोस बनते हैं, तो वैसे ही इंस्टाग्राम ने भी ये रील्स नामक वीडियो फीचर लॉन्च करने की घोषणा की है। तो जैसे सिंपली जैसे टिकटॉक पे वीडियो बनते हैं वैसे ही इस पे बन जाएंगे। इसके अलावा आप अपने भी वीडियो बना करके डाल सकते हैं छोटे छोटे। अगला है, हाल ही में हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेंद्रो निगोबाम को हॉकी इंडिया का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ये इससे पहले मोहम्मद मुश्ताक ये हॉकी इंडिया के अध्यक्ष थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। एक्चुअली में इनके ऊपर कुछ करप्शन के चार्जेस लगे थे, तो मंत्रालय ने कहा इन्हें कि आप इस्तीफा दे दीजिए। बर्खास्त नहीं किया बल्कि बोला इस्तीफा दे दिए, तो इसीलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये 2018 में जो हॉकी इंडिया के चुनाव हुए थे उसमें स्पोर्ट्स कोड की जो कुछ गाइडलाइन होती हैं उनके उल्लंघन को लेकर के इनके ऊपर आरोप लगे थे।
तो मोहम्मद मुश्ताक ने इस्तीफा दिया है और ज्ञानेंद्रो निगोबाम इन्हें कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला है, हाल ही में लघु फिल्म के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 के लिए किसे नामित किया गया? तो केजेंग डी थोंगडोग इनको नामित किया गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 के लिए। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। इनकी एक डॉक्यूमेंट्री है ची लूपो, जिसका नाम है ची लूपो। ची का मतलब होता है शहद और लूपो का मतलब होता है शिकारी। तो जो पर्चेड रॉकी हिल्स हैं, इनके टॉप्स पर जो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं, तो वहाँ पर जो लोग शहद संग्रहण करते हैं, एक जनजाति है शेरटुकपेन जनजाति। शेरटुकपेन जनजाति। तो ये कैसे हनी हंटिंग करती है उसको लेकर के इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसका नाम है ची लूपो। तो इसी के लिए इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 डॉक्यूमेंट्री के लिए सम्मानित किया गया है। अगला देखते हैं, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन एमिशन मास ट्रांसपोर्ट बनने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2030 तक इन्होंने लक्ष्य रखा है भारतीय रेलवे ने। और जो रेलवे की बहुत सारी ज़मीन खाली पड़ी रहती है, आप लोगों को पता होगा, स्टेशन के आसपास या और भी जहाँ पर इनके वेयर हाउसेज होते हैं वहाँ पर बहुत सारी ज़मीन खाली पड़ी रहती है। तो ये क्या करेंगे, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े सोलर प्लांट्स लगाएंगे और उसी से फिर ये ट्रेन चलेंगी और जो बाकी आवश्यकताएं हैं ऊर्जा से संबंधित वो पूरी होंगी। तो इनका उद्देश्य है कि 2030 तक जो इनका इतनी कम से कम क्लीन एनर्जी बना ली जाए ताकि जो कार्बन एमिशन है, नेट कार्बन एमिशन है, वो ज़ीरो हो जाए। अगला है, दूध तथा दुग्ध पदार्थों से संबंधित स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए प्योर फॉर श्योर ये पहल किस राज्य की, यहाँ पर राज्य होगा, तो ये राजस्थान राज्य ने शुरू की है ताकि जो दूध और इससे बने पदार्थ हैं उनकी स्वच्छता को लेकर लोगों को जागरूक किया जा सके। इसके लिए एक क्या बोलते हैं, एक अभियान चलाया गया 8 जुलाई से लेकर के 14 जुलाई तक। और इसमें जो सहयोगी था वो आपका था FSSAI। अगला देखते हैं सॉरी, हाल ही में अमेरिकी नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट कौन बनी? तो जेजी मैडलिन स्वीगल। तो नौसेना में ये जो नौसेना के जो जहाज होते हैं उनको उड़ाने के लिए पायलट बनी है और पहली महिला पायलट है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैडलिन स्वीगल। अगला है, हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा है? तो अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जो अभी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा द्वारा आंकड़े जारी किए गए हैं और जिसके अनुसार ये देखा गया कि 2019 और 20 में जो द्विपक्षीय व्यापार रहा भारत और अमेरिका के बीच, वो 88.75 अरब डॉलर रहा, जो कि 2018-19 से 10 सॉरी कितना था, 2018-19 में लगभग 87.96 था। तो मोटा मोटी देखा जाए तो 1 अरब का इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो भारत का सबसे बड़ा जो व्यापारिक साझेदार है वो अमेरिका है। साथ ही इसमें जो व्यापार अधिशेष है वो भारत के पक्ष में है, यानी कि हम निर्यात ज़्यादा करते हैं अमेरिका को और आयात कम करते हैं, जो कि $17.42 है। अगला देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा गुरुप्रिया पुल किस राज्य में स्थित है? तो गुरुप्रिया पुल उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा का जो एक ज़िला है मलकानगिरी, तो उसका जो चित्रकोंडा ब्लॉक है उसकी कुछ पंचायतें थी 8-9 जो कि उड़ीसा की मुख्य भूमि से अलग थी और नाव के द्वारा इन्हें मुख्य भूमि से संपर्क इन्हें बनाना पड़ता था। तो बहुत पहले 1986 में इसका उद्घाटन किया गया था इस पुल का और अब जा कर के ये पूरा हुआ, यानी कि 20 साल इधर हो गए और 14 उधर, लगभग 34 साल में जा कर के ये पुल पूरा हो पाया है। एक्चुअली में है क्या, वहाँ पर माओवादी जो है वो बहुत एक्टिव हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, लेकिन फाइनली जो है इसको पूरा कर दिया गया और अभी हाल ही में इसका शिलान्यास हुआ। अब जो ये इस क्षेत्र के लोग हैं वो आसानी से मुख्य भूमि से जुड़ सकेंगे। अगला है, ई लोक अदालत शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो अभी कोविड-19 के कारण बहुत सारे केसेस पेंडिंग हो रहे थे और लोग अगर अदालत में आते तो
खतरा और बढ़ जाता। तो इससे निपटने के लिए छत्तीसगढ़ ने ई लोक अदालत शुरू किया, यानी कि अब वर्चुअली जो केसेस हैं उनकी हियरिंग होगी। तो ऐसा करने वाला है पहला राज्य है। अगला है, कोविड 19 महामारी से निपटने के लिए किस राज्य ने रोको टोको कैंपेन लॉन्च किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने रोको टोको कैंपेन लॉन्च किया है। इसमें राज्य के बहुत सारे जो स्वयंसेवक समूह हैं वो क्या करेंगे, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लोगों को बांटेंगे और इसके लिए 20 रुपये शुल्क भी लिया जाएगा। साथ ही लोगों को प्रेरित करेंगे, उन्हें जानकारी देंगे, अवेयर करेंगे मास्क पहनने को लेकर के। तो यही है रोको टोको अभियान। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा पद्मनाभ स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बहुत अभी न्यूज़ में था, ये आपने सुना होगा पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ये केरल में स्थित है। इसमें था क्या कि जो इस मंदिर की संपत्ति है और एंटिक चीज़ें हैं उन्हें म्यूजियम में भेजा जाना था। तो जिस जो राज परिवार इसकी देखभाल करता है वो चाह रहा था कि संपत्ति उसी के पास रहे, तो उसी को लेकर के ये चर्चा में था। तो अगला है, हाल ही में किसके लिए प्रज्ञाता गाइडलाइन जारी की गई? तो अभी कोविड 19 की वजह से स्कूल बंद हैं और जो स्कूल हैं वो ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, उसी को लेकर के ये प्रज्ञाता गाइडलाइन जारी की गई, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स की ये शिकायत थी कि बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, क्लासेस बहुत लंबी हो रही हैं, तो उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो उसी को लेकर के जो आपका ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसने प्रज्ञाता गाइडलाइंस जारी की, जिसमें कहा गया है कि जो नर्सरी की कक्षाएं होंगी, यानी कि कक्षा क्लास 1 से पहले की जो प्ले ग्रुप या नर्सरी और केजी की क्लासेस होती हैं, उसमें 30 से 45 मिनट की क्लास होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और नर्सरी के लिए 30 मिनट ही है, यानी कि एक ही क्लास होगी, बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते। इसके अलावा जो 1 से लेकर के 8 तक की क्लास हैं उनकी 30 से 45 मिनट तक की मैक्सिमम 2 कक्षाएं हो सकती हैं। और 9 से लेकर के जो 12 हैं उनकी 30 से 45 मिनट की लेकर के मैक्सिमम 4 कक्षाएं हो सकती हैं। तो यही प्रज्ञाता गाइडलाइंस है, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी इसमें। अगला है कि कोविड 19 की वैक्सीन के मानव परीक्षण को पूरा करने वाला पहला देश कौन सा बना? तो अभी बहुत चर्चा में था, रूस, सॉरी, रूस ने बोला था कि कोविड 19 का जो मानव परीक्षण है उन्होंने पूरा कर लिया। तो सेचेनोव विश्वविद्यालय है रूस का, इसने जो है कोविड 19 वैक्सीन का मानव परीक्षण पूरा कर लिया है, ऐसा रूस ने बोला है। अगला देखते हैं, एस आई जी 716 एजॉल्ट राइफल भारत किस देश से प्राप्त करेगा? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ये एजॉल्ट राइफल प्राप्त करेगा। अगला है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में गोल्डन बाघ को देखा गया? तो भी बहुत न्यूज़ में था, ये असम में गोल्डन बाघ को देखा गया। तो इस पर मेनली क्या होता है, ब्लैक कलर की धारियां होती, नॉर्मल जो बाघ होते हैं कुछ ब्लैक या डार्क ब्राउन जैसी होती, इस पे थोड़ा सा लाल और लाइट ब्राउन कलर कलर की होती, तो ये थोड़ा सा ब्राउनिश दिखता है दूर से। इसको टैगी टाइगर, टैबी टाइगर या फिर स्ट्रॉबेरी टाइगर भी बोलते हैं। अगर कहीं पूछा जाए कि टैबी टाइगर को कहाँ देखा गया, तो आपको पता होना चाहिए, टैबी टाइगर या स्ट्रॉबेरी टाइगर। अगला है, हाल ही में किस ने अपने स्थापना दिवस के अवसर पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया? तो ये नाबार्ड का अभी स्थापना दिवस था, 12 जुलाई, 12 जुलाई को। तो इन्होंने अभी अपने स्थापना दिवस के अवसर पर डिजिटल चौपाल को आयोजित किया, और इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार आ चुका है। 1982 में इसकी स्थापना की गई थी, तो ये 39वां इसका स्थापना दिवस था। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाम से ही पता चल जाता है कि इसका काम क्या होगा। एक तो ये एग्रीकल्चर को सपोर्ट करेंगे और रूरल डेवलपमेंट को सपोर्ट करेंगे। मेनली ये डायरेक्ट काम नहीं करता है, बाकी जो इससे जुड़े हुए बैंक होते हैं जो इन क्षेत्र से, यानी कि एग्रीकल्चर और आपका रूरल डेवलपमेंट, तो इन्हें वो सपोर्ट देता है, सहायता देता है, वित्तीय सहायता देता है, इस तरीके से काम करता है। अगला है, हाल ही में किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो सचिन अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। क्यों किया गया? इन्होंने एक यात्रा निकाली थी, वंदे गंगे स्वच्छता जन जागरण यात्रा, कुछ ऐसे नाम था, हाँ शायद वंदे गंगे स्वच्छता जन जागरण यात्रा थी, जो कि हरिद्वार से लेकर के वाराणसी तक चली थी। 5 दिन की स्वच्छता यात्रा थी ये। तो लोगों को जागरूक किया गया था इसमें गंगा की स्वच्छता को लेकर के। तो इनके इसी योगदान को देखते हुए
ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से इन्हें सम्मानित किया गया। ये देता कौन है ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड? ये एक एनजीओ है लंदन का, जिसका नाम है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव। ये देता है ये अवार्ड। अगला है, हाल ही में किस हॉकी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? ये हॉकी की फील्ड का जो देश में दिया जाता है वो सबसे बड़ा अवार्ड है। ये इससे किसे सम्मानित किया गया? तो अशोक कुमार, जो कि आपको पता है एक बहुत बड़े हॉकी प्लेयर हुए भारत के, मेजर ध्यानचंद, ये उनके पुत्र हैं। इनको दिया गया अशोक कुमार। इनका योगदान क्या है? 1975 में जो हॉकी विश्व कप हुआ था, तो इंडिया वो विश्व कप जीती थी, तो उस विजेता टीम में ये भी थे अशोक कुमार। तो इनके योगदान के लिए, जो हॉकी को लेकर के इनका जो योगदान रहा है, उसके लिए मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। इसके साथ ही दो और लोग भी हैं, प्रणब गांगुली और मनोरंजन पौरेल। इनको भी मोहन बागान अवार्ड मिला है, लेकिन शायद वो कुछ दूसरा अवार्ड मिला। मोहन बागान ने ही दिया है वो अवार्ड, लेकिन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नहीं है शायद वो। मोहन बागान है क्या? ये भारत का सबसे पहला फुटबॉल क्लब है जिसने कोई बड़े मैच में अंग्रेज़ों को हराया था, इसलिए बहुत ज़्यादा इसकी धाक है। अगला है, इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज किस मंत्रालय की पहल है? तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की ये पहल है। इसमें किया क्या जाएगा? जो स्मार्ट सिटी जो एक मिशन है, उसके अंतर्गत शहरों को इस तरीके से विकास किया जाएगा ताकि वो साइकिल के लिए अनुकूल बन सकें। साइकिल के लिए अनुकूल होंगे तभी साइकिल लोग चलाने को प्रेरित होंगे। अभी क्यों नहीं चलाते हैं? जगह नहीं मिलती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जो साइकिल चलाने की जगह है वहाँ पर दुकानदार इंक्रोचमेंट कर लेते हैं। तो इस तरीके से, और बहुत सारी जगह पे साइकिल के लिए अलग से पथ भी नहीं बनाया गया है। तो अब शहर जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो शहरों का विकास किया जा रहा है, तो वो साइकिल फ्रेंडली किया जा रहा है। तो इंडिया साइकिल फॉर चेंज चैलेंज ये आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की पहल है। एक तो ये स्मार्ट सिटी के अंतर्गत साइकिल फ्रेंडली शहर बनाएंगे, साथ ही साथ लोगों को अवेयर भी करेंगे। अगला देखते हैं, हाल ही में अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन डिवाइस शुद्ध, ये किसके द्वारा विकसित की गई? तो ये एक स्मार्टफोन आधारित डिवाइस है, आईआईटी कानपुर के द्वारा विकसित की गई। इसका फुल फॉर्म है स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी यूवी डिसइंफेक्शन हेल्पर। अगला देखते हैं, 12 लाख करोड़ के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी? जैसा कि आपको पता है, भारत की सबसे बड़ी जो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, सबसे ज़्यादा जो नेटवर्थ है इसी कंपनी की है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यही होगी। और छठे नंबर पे जो इसके ओनर हैं मुकेश अंबानी, वो आ गए हैं। अगला है, वर्ल्ड में 6th रिचेस्ट पर्सन हो गए हैं। हाल ही में चाबहार परियोजना से भारत को अलग कर दिया गया। इस परियोजना के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया था? तो चाबहार बंदरगाह ईरान में ये बनाया जा रहा है। एक जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसको लेकर के एक ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में बनाया जा रहा है। तो उसी को देखते हुए भारत ने उसको टैकल करने के लिए कह सकते हो, या और ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान में चाबहार पोर्ट का निर्माण कर रहा है, तो भारत को इससे लाभ होता क्या कि मिडिल ईस्ट में उसकी पकड़ हो जाती सीधे। अभी क्या होता है कि अभी कुछ भी होता है तो पाकिस्तान जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट है अफगानिस्तान के साथ या मिडिल ईस्ट में है, वो बंद कर देता है। अभी अगर ये पोर्ट बन जाता है तो ईरान से होकर के हमें एक्सेस मिल जाएगी मिडिल ईस्ट की, तो इसमें अफगानिस्तान भी सम्मिलित है। तो हुआ क्या, पाकिस्तान सॉरी ईरान में जो इस बंदरगाह का निर्माण किया जा रहा था, उसके लिए जो फंड था वो सही समय पर नहीं पहुंच पाया, ऐसा ईरान का कहना है। और इसलिए इस परियोजना से भारत को बाहर कर दिया। शायद अब दोबारा अलाउ कर दिया है, दोबारा भारत इसका पार्ट हो गया है। तो जैसा कि ईरान के और अमेरिका के रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं और ईरान और चाइना की नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, और भारत से भी चाइना के बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं, तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रायंगल बन रहा है वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि ईरान और भारत के जो रिलेशंस है वो बहुत अच्छे नहीं हो रहे हैं वर्तमान में। अगला देखते हैं, राइतु भरोसा केंद्र के द्वारा किसानों के द्वारा बोई जाने वाली फसलों के ऑनलाइन पंजीकरण की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है? तो राइतु भरोसा केंद्र ये आंध्र प्रदेश में, ये किसान सेंटर छोटे छोटे जो किसानों को इन्फॉर्मेशन सारी तरीके की देते हैं वो खोले गए थे। तो अगर ये
इसी की राइतु भरोसा केंद्र के द्वारा की जा रही, तो आपको पता होगा आंध्र प्रदेश के अगर ये केंद्र हैं तो आंध्र प्रदेश की ये स्कीम है। इसमें क्या होगा कि मैपिंग की जाएगी, जो किसान हैं उनका नाम, उनका बैंक विवरण, उनका संपर्क नंबर, उनके खेत का क्षेत्रफल कितना है, कौन सी फसल वो बोते हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर सरकार के पास रहेगी, राज्य सरकार के पास, तो किसान अगर लोन लेने जाते हैं तो एक तो प्रोसेसिंग बहुत जल्दी होगी और फेयर लोन दिया जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन जब सरकार के पास होगी तो किसानों को भी कम मेहनत करनी पड़ेगी, आसानी से उन्हें लोन मिल जाएगा। और सरकार को भी पता रहेगा कौन डिफॉल्टर है, कौन लोन टाइम पे चुकता कर देता है, किसको वाकई में ज़रूरत है और कितना ज़रूरत है इसके लिए। अगला है, हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को वॉन करमन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर के सिवान जो इसरो के अध्यक्ष हैं, इन्हें वॉन करमन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। अभी तो वर्चुअली इन्हें सम्मानित किया गया है, शायद ये 2021 में ग्रहण करेंगे फिजिकली जा करके। वॉन करमन पुरस्कार ये देता कौन है? IAA यानी कि इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉमिक्स, और ये इस क्षेत्र का सबसे बड़ा सम्मान है, सर्वोच्च सम्मान है। वॉन करमन पुरस्कार पाने वाली ये पहले भारतीय हैं। तो मैंने पहले ही बताया था कि जहाँ पर कुछ पहली बार होता है, कुछ यूनिक होता है, वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो ही जाता है। तो मान के चलिए किसी न किसी एग्जाम के लिए ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत कब की गई थी वॉन करमन पुरस्कार की? 1982 में शुरुआत की गई थी वॉन करमन पुरस्कार की। और जो IAA के पहले अध्यक्ष थे और इसकी स्थापना से भी जुड़े हुए थे, वॉन करमन, ये उन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार की शुरुआत की गई। सॉरी। अगला देखते हैं, गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ऑपरेशन मुस्कान ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। एक और सेम नाम है, उसका नाम है ऑपरेशन स्माइल। ऑपरेशन स्माइल, तो कंफ्यूज मत होना कि मुस्कान है और ये स्माइल है तो सेम सेम होगा। ऑपरेशन स्माइल जो है यूपी का है, गाजियाबाद ने स्टार्ट किया था। फिर केंद्र सरकार ने जब इसकी सफलता को देखा तो इसे और आगे बढ़ाया और अलग अलग नामों से कई सारे राज्यों में इसे लागू किया गया। तो इसी कड़ी में ये ऑपरेशन मुस्कान है जो कि आंध्र प्रदेश के द्वारा लागू किया गया है। अगला है, हाल ही में दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 किट कोरोश्योर लॉन्च की गई। यह किट, यहाँ पे किट होगा, किसके द्वारा विकसित की गई? तो IIT दिल्ली के द्वारा कोरोशोर को विकसित किया गया है। और इसकी जो एक्चुअल कीमत होगी 399 रुपीज़ होगी, प्लस जो कुछ लेबोरेटरी चार्जेस लगेंगे उनको मिला करके 650 रुपीज़ में ये पूरा काम करेगी और 3 घंटे के अंदर ये रिजल्ट भी दे देगी। ICMR की इसे मंजूरी भी मिल गई है, ऐसी पहली किट है। तो सबसे सस्ती किट जो कोरोश्योर है वो IIT दिल्ली के द्वारा ये विकसित की गई है। अगला देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय को एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में, याद रखिएगा, उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो अशोक लवासा को एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पहले इसके उपाध्यक्ष जो थे वो थे दिवाकर गुप्ता, ये उनके स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है। अच्छा, ADB की स्थापना कब हुई थी? ये भी कई बार पूछा गया है। ये 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। और एक चीज़ इसमें और ये भी याद रखनी कि एशियन डेवलपमेंट नाम ज़रूर है इसका, लेकिन अगर ऐसा कुछ पूछा जाता है कि क्या इसमें सिर्फ एशियन कंट्रीज़ ही हैं, तो गलत है। इसमें एग्जैक्ट मुझे नंबर नहीं याद है, 87 88 समथिंग कंट्रीज़ हैं। और कुछ एशिया के हैं, कुछ बाहर के। अगर 88 हैं आपको ऐसे ही पता है, तो एशिया में तो इतने कंट्रीज़ ही नहीं, 55 ही हैं, 54 या 55, तो बाकी तो बाहर के ही होंगे। तो एशिया के अलावा भी इसमें कंट्रीज़ हैं। अगला देखते हैं, इंजेन्यूटी रोबोट हेलीकॉप्टर को किस ग्रह के अन्वेषण के लिए भेजा जाएगा? तो मंगल ग्रह के अन्वेषण के लिए भेजा जाएगा। ये नासा का एक रोबोट हेलीकॉप्टर है, नाम याद रखिएगा, इंजेन्यूटी रोबोट हेलीकॉप्टर। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें कुछ। नासा का रोबोट हेलीकॉप्टर है और मंगल ग्रह के अन्वेषण के लिए भेजा जाएगा। अगला देखते हैं, हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सशस्त्र बलों को कितने रुपये तक के तत्काल पूंजी अधिग्रहण पर निर्णय लेने का अधिकार दिया है? तो 300 करोड़ तक के पूंजी अधिग्रहण पर तत्काल निर्णय लेने का अधिकार दिया है भारतीय सशस्त्र बलों को रक्षा अधिग्रहण परिषद ने।
रक्षा अधिग्रहण परिषद है क्या? जो सेना के लिए आवश्यक सामग्री खरीदी जाती है, तो ये उनको, जो रक्षा अधिग्रहण परिषद है, मंजूरी देता है, और इसकी जो अध्यक्षता है वो रक्षा मंत्री के द्वारा की जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अध्यक्षता इसकी रक्षा मंत्री के द्वारा की जाती है। 2001 में इसकी स्थापना की गई थी, और ये सर्वोच्च संस्था है जो कि सेना के लिए जो सामग्री खरीदी जाती है उसको मंजूरी देती है। अगला देखते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी की गई खाद्य सुरक्षा एवं पोषण रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भूख से प्रभावित है? तो 8.9%, विश्व की कुल जनसंख्या का 8.9%, जो कि लगभग 690 मिलियन होता है, वो भूख से प्रभावित है। और ये रिपोर्ट जो है खाद्य सुरक्षा एवं पोषण रिपोर्ट 2020, ये जारी किसके द्वारा की जाती है? तो इसमें कई सारे लोग सम्मिलित हैं। एक तो आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये दूसरा हो गया, और विश्व बैंक है, और विश्व खाद्य कार्यक्रम, ये सब मिल करके ये रिपोर्ट तैयार करते हैं। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 2019 में जो भूख से प्रभावित लोग हैं वो 2018 की तुलना में 10 मिलियन अधिक हैं, और आगे चल के 2020 में इसमें और वृद्धि होगी, ऐसी संभावना है, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, उसकी वजह से बहुत इकॉनमी को लॉस हुआ है। तो जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट इस रिपोर्ट के ऊपर भी पड़ेगा, यानी कि लोगों की जो खाद्य सुरक्षा है उसके ऊपर भी पड़ेगा। अगला देखते हैं, हाल ही में पश्चिम बंगाल में जैगोन और किस देश के पसाखा, पश्चिम बंगाल में जगह है जैगोन, और किस देश के पसाखा के मध्य एक नया व्यापार मार्ग खोला गया है? तो पसाका ये भूटान में एक जगह है, इनके दोनों के बीच में नया व्यापारिक मार्ग खोला गया है। इससे फायदा क्या होगा कि भारत की जो पहुंच है अपने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और आसान हो जाएंगी। अरुणाचल प्रदेश में अभी हम जब जाते हैं तो गुवाहाटी और असम इधर नीचे से होते हुए जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, जबकि जो ऊपर वाला पार्ट है अरुणाचल प्रदेश का, नॉर्थ वाला, नॉर्दर्न रीजन जो है, जो चाइना से लगा हुआ है, जहाँ पर चाइना क्लेम भी करता है, तो वहाँ तक पहुँचने में आसानी होगी इस बांध के द्वारा। और दूसरा, हमारा जो भूटान के साथ व्यापार है उसको भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। अगला देखते हैं, भारतीय रेलवे के द्वारा पहले केबल रेलवे पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है, कटरा और बनिहाल जो रेलवे ट्रैक है उसके ऊपर। अगला है, हाल ही में पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभ्यारण्य में परिवर्तित कर दिया गया। तो पोबा वन्य जीव फॉरेस्ट ये कहाँ पर स्थित है? तो ये असम में स्थित है, असम का जो धेमाजी जिला है ये वहाँ पे है। अगला देखते हैं, राज्य याद रखना है काफ़ी है इतना, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट, इसको अपग्रेड करके वन्यजीव अभ्यारण्य बना दिया गया है, और ये असम में स्थित है। अगला है, हाल ही में केवीआईसी के द्वारा अपना पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला गया? तो केवीआईसी के द्वारा अपना पहला जो फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र है वो नई दिल्ली में खोला गया है, और इसमें इसका जो सहयोग है वो केंद्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान ने सहयोग किया इसका। ये प्रशिक्षण कम एक उत्पादन केंद्र है, यहाँ पे उत्पादन भी होगा और लोगों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा। 2 महीने का ये प्रशिक्षण होगा, जो कारीगर प्रशिक्षण कंप्लीट कर लेंगे, जो भी उनके मानदंड हैं, प्रशिक्षण कंप्लीट करने के बाद चेक किया जाएगा, तो अगर वो पूरा कर लेंगे उसके बाद उनको लॉजिस्टिक सहायता भी दी जाएगी, 5,000 के औजार और टूल्स दिए जाएंगे, ताकि वो अपना आगे चल के अपना जो बिजनेस है वो प्रारंभ कर सकें। अगला है, हाल ही में चर्चा में रही तंगम जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो तंगम जनजाति अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। हाल ही में किस राज्य के द्वारा साई भर अभियान प्रारंभ किया गया? तो तेलंगाना राज्य के द्वारा ये प्रारंभ किया गया अभियान, और इसका उद्देश्य ये है कि महिलाएं और बच्चे, इनके खिलाफ जो साइबर अपराध हो रहे हैं उनसे कैसे निपटा जाए और उनको कैसे कम किया जाए, उसको डेडिकेटेड है ये अभियान, तेलंगाना राज्य सरकार का। अगला देखते हैं, हाल ही में भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो एक लैटिन अमेरिकी देश है सूरीनाम, इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सूरीनाम एक लैटिन अमेरिकी देश है, उसका राष्ट्रपति चुना गया है चंद्रिका प्रसाद संतोखी को, और ये भारतीय मूल के हैं। अगला है, केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय को कब तक सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 2.5% करने का लक्ष्य रखा है? तो 2025 तक लक्ष्य रखा गया है कि जीडीपी का 2.5% स्वास्थ्य सेवा पर खर्च किया जाए, जो कि अभी 1.5% है। अगला है, हाल ही में भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है?
तो भारत ने अमेरिका के साथ समझौता किया है, जो अमेरिका का ऊर्जा विभाग है और जो भारत का पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय, इनके बीच ये समझौता हुआ है, ताकि अमेरिका में जो पेट्रोलियम रिजर्व हैं वो स्थापित किए जा सके। पेट्रोलियम रिजर्व होता क्या है कि मेनली ये पेट्रोलियम को स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि आपको पता होगा चांदी खोल में और विशाखापट्टनम में, और ऐसे इंडिया में बनाए गए हैं पेट्रोलियम रिजर्व, कि जब बहुत ज़्यादा या तो आपूर्ति बहुत कम हो जाए या प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए अचानक से, तो इनको यूज़ किया जा सके, इम्पोर्ट पेट्रोलियम रिजर्व को। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल प्रारंभ करने की घोषणा की गई? तो उत्तराखंड ने हाल ही में प्रारंभ की गई है ये पहल। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं होते कि बहुत सारे जो राज्य हैं उन्होंने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाए हैं, तो उसी कड़ी में उत्तराखंड ने भी बोला है कि अब हम वेस्ट टू एनर्जी पहल प्रारंभ करेंगे और वेस्ट से एनर्जी बनाएंगे। तो ये उत्तराखंड ने भी अभी घोषणा कर दी है। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेंशन योजना के अंतर्गत ट्रांसजेंडर को सम्मिलित करने की घोषणा की? ये इंपॉर्टेंट, ये उड़ीसा राज्य सरकार ने की है। इसके अंतर्गत जो वहाँ पर ट्रांसजेंडर है उनको 500 से लेकर के 900 तक की मासिक पेंशन दी जाएगी। अगला देखते हैं, हाल ही में काजीरंगा नेशनल पार्क में आई बाढ़ के कारण कई सारे जो जानवर हैं उनकी मृत्यु हो गई। तो यह किस राज्य में स्थित है? बहुत न्यूज़ में था, आपको पता ही होगा, ये असम में स्थित है। असम के 3 जिलों में मुख्य रूप से फैला हुआ है, गोलाघाट, कार्बी आंगलोंग और नगांव, ये 3 जिले यहाँ पर फैला हुआ है, और 1908 में इसकी स्थापना की गई थी। किस चीज़ के लिए फेमस है बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। अगला देखते हैं, फीफा विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो नवंबर 2022 में होगा, ये कतर में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला है, लोगों को घर पर ही राशन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना किस राज्य संघ शासित प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है? तो मुख्यमंत्री घर घर योजना अरविंद केजरीवाल ने भी लॉन्च की है, तो दिल्ली के ये मुख्यमंत्री हैं। इसमें होगा क्या कि जो पीडीएफ के द्वारा जो खाद्यान्नों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, वो कोविड-19 की वजह से लोग बाहर ना आए और नुकसान ना हो, इसके लिए घर घर पहुंचाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो दुकानें वो बंद हो जाएंगी, अगर कोई घर पे नहीं प्राप्त कर पा रहा है किसी वजह से, तो दुकानों से जा करके, जो पीडीएफ की शॉप है वहाँ से जा करके राशन ले सकता है। लेकिन ये सुविधा दी गई है कि घर घर भी पहुँचाया जाएगा। अगला है, हाल ही में भारत में P8I विमान प्राप्त करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो ये अमेरिका से किया गया है, और बोइंग कंपनी जो है बहुत फेमस है, वो इनका निर्माण करेगी। अगला देखते हैं, हाल ही में किस देश के द्वारा सोशल नेटवर्किंग साइट के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो बांग्लादेश ने ऐसा किया है, वहाँ पर जो मुफ्त इंटरनेट दिया जा रहा था वो सोशल नेटवर्किंग साइट के लिए आप यूज़ नहीं कर सकोगे, तो इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला है, हाल ही में जोरम मेगा फूड पार्क की स्थापना किस राज्य में की गई? तो जोरम मेगा फूड पार्क की स्थापना मिजोरम राज्य में की गई है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? मेगा फूड पार्क होता क्या है कि वहाँ पर बहुत सारी फूड प्रोसेसिंग इकाइयाँ एक साथ होती हैं। तो इस मेगा फूड पार्क से ये फ़ायदा होगा कि लगभग 5,000 लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोज़गार मिलेगा, और 30 से अधिक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ इससे लाभान्वित होंगी। अगला है, हाल ही में यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा किस ग्रह के लिए द होप मिशन लॉन्च किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मंगल ग्रह के लिए किया गया है, और ये लॉन्च किसने किया है? ये जापान ने लॉन्च किया है। ये एक जापान का जो स्पेस सेंटर है तानेगाशिमा, वहाँ से लॉन्च किया गया है, और मंगल के लिए मिशन लॉन्च करने वाला मिडिल ईस्ट का ये पहला देश है, यूएई। तो इस लेक्चर में इतना ही। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली क्विज मिलेगा। साथ ही साथ वहाँ पर जो और भी पीडीएफ बहुत सारी करंट अफेयर्स से रिलेटेड और दूसरा स्टडी मटेरियल है वो आपको मिल जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए और शेयर करिए वीडियो को, और टेलीग्राम से अवश्य जुड़िए। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।